नमस्कार दोस्तों। फ्रांस की राजनीति इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू संसद में विश्वास मत यानी कॉन्फिडेंस वोट हार गए हैं और अब सरकार को इस्तीफा देना पड़ रहा है। ये घटना न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया की राजनीति के लिए बहुत अहम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि संसद में वोटिंग क्यों हुई, इसके नतीजे क्या रहे, सरकार क्यों हारी और अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पास क्या क्या विकल्प हैं। चलिए सबसे पहले संसद में वोटिंग क्यों हुई। फ्रांस में सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री को संसद का विश्वास बनाए रखना जरूरी होता है, क्योंकि यह डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर संसद को लगता है कि सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही या देश को गलत दिशा में ले जा रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस पर प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू खुद संसद में विश्वास मत लेके आए। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट करें, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। लेकिन वोटिंग का नतीजा क्या रहा? यह आज ही वोटिंग हुई है, कोई 4 घंटे पहले। कुल सांसद 573 573, वोटिंग में शामिल 558 558, बहुमत पाने के लिए जरूरी 280 280, प्रधानमंत्री के पक्ष में वोट 194 194, प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट 364 364। यानी स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री हार गए। उन्हें बहुमत से 86 वोट कम मिले। नतीजा क्या हुआ? यह हुआ कि सरकार ने इस्तीफा दे दिया। सरकार क्यों हारी, इसके बारे में सोचते हैं। पहली बात तो बुजुर्ग होती आबादी यानी एजिंग पॉपुलेशन की वजह से सरकार हार गई। फ्रांस में काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है, और ये सिर्फ फ्रांस की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी दुनिया में अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सारे स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, इंक्लूडिंग जापान में, इटली में वगैरह। तो फ्रांस में काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि पेंशन, हेल्थ केयर, राशन और रहन सहन पर सरकारी खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, कमजोर अर्थव्यवस्था और कर्ज का बोझ। फ्रांस पर बहुत बड़ा कर्ज है। सरकार केवल ब्याज चुकाने में ही अरबों यूरो खर्च कर रही है। हर साल ये खर्च होता है। असली खर्च घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तीसरा, अमीरों पर टैक्स का मुद्दा। देखिए, अगर सरकार अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है तो ये डर है कि वे फ्रांस छोड़कर दूसरे देशों में चले जाएंगे। इससे निवेश और नौकरियों में भारी कमी आ जाएगी। आप सोच लीजिए, दुबई में इस समय हजारों, दसियों हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, वगैरह वगैरह। चौथा, अपनी ही पार्टी का विरोध। सबसे बड़ी वजह ये रही कि प्रधानमंत्री को अपनी ही गठबंधन यानी कोalition और पार्टी के सांसदों ने धोखा दिया। उनके खिलाफ वोट डालकर यह साबित किया कि वे भी सरकार से नाखुश हैं। पांचवा, गलत समय पर राजनीतिक संकट। जब यूरोप पहले ही यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था दबाव में है, उस समय राजनीतिक अस्थिरता उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ ये फ्रांस की संसद में, ये दूसरी बार सरकार को झटका लगा है। इससे पहले की सरकार पिछले 9 महीनों में ये दूसरी बार हुआ है कि प्रधानमंत्री को संसद ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो 9 महीने पहले, इससे पहले की सरकार भी इसी तरह से गई थी। पिछले 2 सालों में 6 प्रधानमंत्री फ्रांस में सत्ता गंवा चुके हैं। यह साबित करता है कि फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता पूरी तरह हिल चुकी है। अभी आते हैं राष्ट्रपति मैक्रों के पास अब क्या विकल्प हैं। राष्ट्रपति मैक्रों के सामने अब 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला, वो नए प्रधानमंत्री की तलाश करें। राष्ट्रपति मैक्रों को अब संसद से किसी ऐसे नेता को चुनना होगा जो बहुमत जुटा सके। सवाल है कि कौन सा नेता इतना मजबूत होगा कि संसद और जनता दोनों का भरोसा जीत सके। दूसरा, स्नैप इलेक्शंस। राष्ट्रपति चाहें तो संसद भंग करके तुरंत नए चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा रिस्क है। लोग ना सरकार से नाराज हैं तो नतीजे विपक्ष के पक्ष में आ जाते हैं। तीसरा, समझौता और गठबंधन। तीसरा रास्ता यह है कि राष्ट्रपति विभिन्न पार्टियों से बातचीत करके कोई कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों ही विकल्प बेहद कठिन है। अगर चुनाव हुए तो जनता मौजूदा सरकार को और भी सख्ती से खारिज कर देगी। चलिए अब ये इसकी तुलना करते हैं एक विशेष महत्वपूर्ण सरकार के तोड़ने से।
भारत के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999, कई विश्लेषक कह रहे हैं कि फ्रांस की ये स्थिति भारत की 1999 की राजनीति जैसी है। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में सिर्फ एक वोट से विश्वास मत हारे थे। वजह वही थी क्या कि अपनी ही पार्टी और सहयोगियों का समर्थन टूट जाना। ठीक उसी तरह फ्रांस में भी प्रधानमंत्री बैरू को अपनी ही पार्टी से भरोसा नहीं मिला। अब ये फ्रांस के लिए खतरे की घंटी है, आर्थिक स्थिति से भी, राजनीतिक स्थिति से भी। कैसे? पहली बात तो कर्ज का बोझ जो है वो फ्रांस की आर्थिक स्थिति अब लाइफ थ्रेटनिंग यानी जीवन घातक बताई जा रही है। जब अरबों यूरो यानी बिलियंस ऑफ यूरो केवल ब्याज चुकाने में चले जाएंगे तो देश के पास विकास और जनता की जरूरतों पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। दूसरा, यूरोप में अस्थिरता। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति फ्रांस है। अगर फ्रांस की सरकार कमजोर होती है तो यूरोप की एकता पर भी असर पड़ेगा, खासकर तब उस समय जब रूस यूक्रेन युद्ध पहले से ही यूरोप को हिला रहा है। और फिर राजनीतिक पंगुता यानी पॉलिटिकल पैरालिसिस भी है। लगातार प्रधानमंत्री बदलने और विश्वास मत हारने से फ्रांस रडरलेस यानी बिना दिशा का जहाज बन गया है। चलिए इसका निष्कर्ष निकालते हैं। फ्रांस इस समय गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट में है। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू की हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी को दिखाती है। जब आबादी बूढ़ी हो रही हो, कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा हो और यूरोप युद्ध के साए में खड़ा हो, तो ऐसे समय में सरकार का गिरना किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब पूरा ध्यान राष्ट्रपति मैक्रो पर है। क्या वे देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए सही कदम उठा पाएंगे? क्या वे नया प्रधानमंत्री ढूंढेंगे? क्या वे चुनाव करवाएंगे या फिर फ्रांस को और भी गहरे संकट की तरफ धकेल दिया जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि फ्रांस की राजनीति में यह बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ है। दोस्तों, ये था आज का विस्तृत अपडेट। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी आसान भाषा में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।